बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, कराची के हालिया इंतखाबात और उसके नताइज ने यह साबित कर दिया है कि अवाम का पुरानी सियासी जमातों और पुराने निज़ाम पर एतमाद मजबूत हुआ है। लोग तब्दीली के सहार से बाहर निकल आए हैं। तब्दीली के नाम पर अवाम के साथ जो धोखा और फ्रॉड किया गया उसने अवाम को बेहद मायूस कर दिया है। और अगर 50 साल तक तब्दीली का नाम लेकर लोग एक दूसरे को डराया करेंगे। NA 249 का इलेक्शन पीपल पार्टी ने जीतकर यह साबित कर दिया है कि सिटिंग गवर्नमेंट कैसी होती है और सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हारा करती। दूसरा ये कि बंद कमरों में बैठकर तैयार किए गए जाली सर्वे अवाम की राय को कतई तब्दील नहीं कर सकते। और तीसरा ये कि मुस्लिम लीग नून बेशक ये इलेक्शन हार गई है, हाँ किसी भी तरीके से हारी है, लेकिन यहां भी एक बात साबित हो गई है कि नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने का या मुस्लिम लीग नून को सियासत से एलिमिनेट करने का या स्मैश करने का कोई एक मंसूबा भी कामयाब नहीं हुआ। नवाज शरीफ एक अटल हकीकत थे, हैं और रहेंगे। उन्हें अवाम के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। जिस तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आज भी अवाम के दिलो दिमाग में जिंदा है, पाकिस्तान के अवाम के दिलों में कम या ज्यादा, मगर इन सियासी रहनुमाओं की अपनी अपनी स्पेस मौजूद है। इस बात से कतई नजर कि NA 2049 के नताइज किसके हक में आए या किसके हक में नहीं आए, सबसे अहम बात तो यह है कि इस इलेक्शन ने खान साहब के दावों और हुकूमत की उन तमाम पॉलिसियों का जनाजा निकाल दिया है जिसकी कामयाबी के वो दावे किए करते हैं। अब कराची वो शहर है जहां मुस्लिम लीग नून का कभी भी वोट बैंक इतना नहीं रहा, ना पीपल पार्टी को कराची के लोगों ने कभी बहुत ज्यादा पजीराई दी है। कराची बुनियादी तौर पर महाजर आबादी का शहर है और MK वहां से अक्सर इलेक्शन जीतती रही है। अब उसके बैकग्राउंड में बहुत सी कहानियां बयान की जाती हैं, लेकिन इस शहर में 2018 के इलेक्शन में PTI एक कामयाब जमात के रूप में सामने आई या लाई गई। ज्यादातर सीटें PTI ने जीती थी, MNA और MPA की, लेकिन इस शहर में PTI को इतनी मार पड़ेगी वो भी 2-2.5 साल बाद, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हैं जितने मैं और आप सोचते हैं। हाँ साहब की अपनी हुकूमत है, सूबे में उनका अपना गवर्नर मौजूद है, कराची शहर से दर्जनों MNA हैं और MPs हैं। इसके बावजूद हुक्मरान जमात ना पहले नंबर पर, ना दूसरे पे, ना तीसरे पे, बल्कि 5वें नंबर पर आई है। कोई मोतबर सियासी जमात होती तो शायद शर्म के मारे खुद ही इख्तिदार से बाहर निकल जाती या कौम से माफी मांगती, लेकिन मजाल है किसी एक के माथे पर भी शिकन नहीं हो। वो एक मिसाल है कि बेशरम की कब्र पर पौधा उगाया तो शर्मिंदा होने की बजाय कहने लगा चलो उसकी छाव में बैठेंगे। तो हुक्मरान जमात के लोग अपनी शिकस्त को कम टर्नआउट का मरहूने मेहनत करार दे रहे हैं कि लोग बाहर नहीं निकले। तो इससे ज्यादा सबक आमोज बात और क्या हो सकती है कि लोग अपनी पसंद की जमात को जितवाने के लिए बाहर नहीं निकले। अगर लोग PTI को पसंद भी करते हैं, हाँ सबको लाइक भी करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो बाहर नहीं निकले? इसका मतलब यह कि उन्हें या एतबार नहीं था या फिर उनका एतबार उठ गया है। तो लोगों का तब्दीली से एतबार उठ जाना और PTI के वोटर और सपोर्टर और हुकूमत, इन सब को यह अच्छी तरह मालूम था कि कराची का इलेक्शन हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, ये बाई इलेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल है। हुकूमत पिछले 10 इलेक्शन मुसलसल हार चुकी थी, जिसमें आखिरी तो रिकॉर्ड तोड़ 10 का इलेक्शन था जिसमें 2 बार इंतखाब हुए और दोनों बार वो हार गए। अब JUI की एक सीट के अलावा जो PTI ने जीती, नौशहरा और कराची की जीती हुई सीटें PTI हार गई है। तो इस इलेक्शन को के नताइज को हारने वाली तमाम जमातों ने मुस्तरद किया, सवाए उस जमात ने जो इलेक्शन जीती है पीपल पार्टी। तो शोर मच रहा है कि जी धांधली हो गई है या धुंध पड़ गई है या कुछ हो गया है। खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का एक बयान भी सामने आया जो ये कहते पाए गए कि जब नताइज में ताखीर हो रही हो तो समझ जाए कि वोट तब्दील किए जा रहे हैं। ये बात नवाज शरीफ तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मगर इस बात का पूरे पाकिस्तान को इल्म है कि नताइज में ताखीर की जो बड़ी वजह होती है वो यही होती है कि कोई हेरा फेरी की जा रही होती है, नताइज बदले जा रहे होते हैं। खासकर ऐसे इलेक्शन में जहां टर्नआउट सिर्फ यानी इंतहाई 9-10% या 11% टर्नआउट है,
उसमें भी अगर नताइज में ताखीर हो रही है तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो नताइज में ताखीर हमेशा इस बात को तकवीत देते हैं, ये शुबा पैदा करते हैं कि कहीं कोई घपला हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। 2018 के इलेक्शन ने तो इसको पूरी तरह बेनकाब करके रख दिया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर रही थी, लेकिन उसके बाद नताइज आना रुक गए। और पीपल पार्टी, जिसके बारे में खुद पीपल पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जी हमारा जिक्र न 3 में हो रहा था न 13 में हो रहा था, पीपल पार्टी वो इलेक्शन जीत गई। तो इससे पीपल पार्टी की हिकमत अमली करार दे, धांधली करार दे या कोई और इल्जाम लगाए, लेकिन जो एंड रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट जिसको मानना पड़ेगा वो ये कि पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीती नहीं, ये हुकूमत इलेक्शन हार गई है और बुरी तरह हार गई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पुरानी सियासी जमातें हैं, तजर्बाकार हैं, निज़ाम को समझती हैं और अवाम के मिजाज से वाकिफ हैं, बल्कि एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इलेक्शन के मैकेनिज्म को भी अच्छी तरह जानती हैं, दोनों रवायती तरीक़ेकार से इलेक्शन लड़ना भी जानते हैं। तो पीपल पार्टी ने दौड़ में शामिल ना होने के बावजूद इलेक्शन जीत कर खान साहब को बता दिया कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है और जीता कैसे जाता है। तो ये इलेक्शन पीपल पार्टी ने जीता है। अब किसी को इसके नताइज मानना है या नहीं मानना, इस नताइज को पीएमएलएन चैलेंज करने जा रही है, लेकिन और अगर नून लीग भी ये इलेक्शन जीत जाती तो भी हुकूमत तो हार गई। तो देखना यह कि हारने वाला कौन है, जिसके मुकाबले में अवाम ने टीएलपी और मुस्तफा कमाल को उनसे ज्यादा वोट दिए। अब टीएलपी कालदम जमात है, इसके बावजूद वो तीसरी पोजीशन पर खड़ी है। कालदम तहरीक-ए-लबैक की तीसरी पोजीशन पर किसी को कोई हैरानी नहीं होना चाहिए। पिछले इलेक्शन में भी वो तीसरी पोजीशन पर थे और हालिया ऑपरेशन और पाबंदियों के बाद तहरीक-ए-लबैक में दोबारा जान आ गई है। और कहने वाले तो ये कहते हैं, बल्कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है मुस्लिम लीग नून वालों का और अपोजिशन की कई जमातों का कि टीएलपी के क्याम का मकसद नवाज शरीफ के वोट बैंक को तकसीम करना था। 2018 में इसका बहुत फायदा उठाया और टीएलपी पूरे पाकिस्तान में शायद चौथे पांचवें नंबर पर थी हाईएस्ट वोटों में, लेकिन पिछले 2 सालों में टीएलपी वो नताइज नहीं दे सकी। इसी वजह से पंजाब में मुस्लिम लीग नून का कम बैक हुआ, तो उसे ऑक्सीजन फराहम करने के लिए एक बड़ा एपिसोड देखने में आया। और वैसे भी इससे ज्यादा हैरानी की बात और क्या हो सकती है कि वो चाहे तो कालदम जमात का उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ सकता है, और अगर वो ना चाहे तो पीएमएलएन के सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों पर मियां साहब की नाअहली के बाद, मियां साहब की नाअहली की वजह से जमात के प्लेटफॉर्म से, यानी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। तो बहरहाल उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और उन्हें सियासी मामलों में घसीटना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद मुस्तफा कमाल है, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि आजकल वो किसी की गुड बुक में नहीं है, उन्होंने इलेक्शन लड़ने की हिम्मत कर ली, जो बड़ी बात है। लेकिन एमक्यूएम का माजी भी उनके रास्ते की रुकावट बना। उनका मौक़िफ़ यह कि जो सीटें पीटीआई को दी गई वो उन्हें देने का वादा किया गया। तो पीपल पार्टी की कामयाबी को लोग पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की नई डील का शाखसाना भी करार दे रहे हैं। और ख्याल ये किया जा रहा है, बल्कि गुमान ये किया जा रहा है कि इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जीतकर बिलावल भुट्टो साहब को दिया है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने सिलेक्शन में कोई किरदार अदा नहीं किया। कम से कम पिछले कुछ अरसे से एस्टेब्लिशमेंट ने खुद इंतखाबी सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रखी है और इसका उन्होंने सबूत भी दिया है। पिछले जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें वो जो बाई इलेक्शन है उसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई। अलबत्ता इसके ऊपर वाले जो मामलात हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके किरदार पर सवालिया निशान उठाया जाता है। चूंकि एस्टेब्लिशमेंट सिलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए सियासी जमातों को मौका मिल गया कि वो अपनी स्ट्रेंथ जाहिर करें, और जिसके हाथ में इंतजामिया थी वो पीपल पार्टी थी। तो पीपल पार्टी की कामयाबी पर बेशक सवालिया निशान लगे हुए हैं, लेकिन हुकूमत की नाकामी पर कोई सवालिया निशान नहीं है। पीटीआई जो सर्वे रिपोर्ट में टॉपर थी, वो टॉपर तो रही लेकिन नीचे से। तो कराची में हुकूमत की शिकस्त को नौशहरा के बाद, बल्कि सेनेट में हफीज शेख की शिकस्त के बाद ये तीसरी बड़ी शिकस्त है। मगर कमाल है कि हुकूमत के कान पर जूं भी रींगी हो, किसी के माथे पर शर्मिंदगी के जरा से भी असर हो, हुक्मरान जमात के लोग दीगर जमातों के इल्जामात को बुनियाद बनाकर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी धांधली हुई है। दूसरा ये जवाब कि जी इलेक्शन इस माहौल में नहीं होने चाहिए थे, ये टाइम अच्छा नहीं था, इलेक्शन की टाइमिंग पर इतराज किया जा रहा है कि इन हालात में इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था। तो इलेक्शन में शिकस्त पर
पीटीआई कराची की क़यादत को असूली तौर पर तो मुस्तफ़ी होना चाहिए, या खास साहब को चाहिए कि इस्तीफ़ा देके घर चले जाएं, यानी पीटीआई कराची की क़यादत को कहें कि वो इस्तीफ़ा देके घर चले जाएं। लेकिन वो सब भी दबे लफ्ज़ों में फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसियों को ही शिकस्त का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वैसे तो कराची से पीटीआई ने जो 2018 में मैंडेट हासिल किया वो आज तक डाउटफुल है। एमक्यूएम ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो उनका मैंडेट था जो चोरी कर लिया गया। पिछले दिनों इलेक्शन कैंपेन में वसीम अख्तर और डॉक्टर नहीं बल्कि आमिर खान जो उनके बहुत ही सीनियर रहनुमा है, वो भी ये कहते पाए गए कि जनाब हमारा मैंडेट चोरी किया गया था, अब चोरी नहीं होने देंगे, वापस जीतेंगे। तो वो हुकूमत के इत्तेहादी थे, लेकिन इलेक्शन अलग अलग लड़ा उन्होंने। इसके बावजूद एमक्यूएम को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं। तो ये बात साबित हो चुकी है कि जो तब्दीली का जो असल इशू था ना, जो पिछले इलेक्शन में नंबर 1 जमात थी वो आज 5वें नंबर पर है, और जो पिछले इलेक्शन में 7वें नंबर पर थी वो आज नंबर 1 है। तो इसने लोगों के मिजाज के बारे में बता दिया। तो ये बात साबित हो चुकी है कि तब्दीली का तजर्बा 2.5 सालों में तो नाकाम हो चुका है, बल्कि खास साहब की मकबूलियत का सूरज भी ढल चुका है। तो हुकूमत के पास आईनी तौर पर 2.5 साल मौजूद हैं, लेकिन वो अवाम के एतमाद से बुरी तरह महरूम हो चुकी है। अब खान साहब को लाने वालों का जी भरा हो या ना भरा हो, मगर अवाम की अक्सरियत का जी भर चुका है। और कराची वालों ने तो इस इलेक्शन में बता दिया है कि जी का जाना तकरीबन ठहर चुका है। NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल पार्टी ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल पार्टी के उम्मीदवार कादर खान मंदोखेल को 16,156 वोट मिले, वो कामयाब हुए, और महज 683 वोटों के फर्क से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल वो हार गए। उन्हें 15,473 वोट मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद इकबाल 8,922 वोट के साथ 5वीं पोजीशन पर है, जबकि कालदम तहरीक लबैक के उम्मीदवार नज़ीर अहमद को 11,125 वोट मिले हैं, वो तीसरे नंबर पर हैं। और पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल जो ये इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हें 9,227 वोट मिले हैं, वो चौथे नंबर पर हैं। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार मोहम्मद मुरसलीन 7,511 वोटों के साथ छठे नंबर पर हैं। तो एमक्यूएम के अगर मजमूई वोट भी मिला लिए जाए मुस्तफा कमाल और बाकियों के, तो भी वो पीपल पार्टी के वोटों से कम है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 276 पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने की जो शरह है वो 21.64% रही। यानी इन पोलिंग बूथ में 72,740 वोट कास्ट किए गए। ये सीट का NA 249 की जो सीट है ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। शहबाज शरीफ 723 वोटों के फर्क से हारे थे। तो वोटों का फर्क तो वही है, लेकिन उम्मीदवार बदल गए हैं। अब पीटीआई की जगह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन में कामयाबी के बाद हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद भी बड़ी की है। वैसे तो बिलावल एकदम ही फॉर्म में आ गए हैं, जाहिर है पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा कमबैक किया है और एक सीट जीती है, खासकर कराची में। तो बड़ा मुश्किल है कराची में पीपल्स पार्टी के लिए सीट जीतना। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी कुछ अहम बातें की। उनको पता नहीं है कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं और इस्तीफा देने चाहते हैं। क्या कराची के अवाम इस नारा को मानेंगे कि मुझे वोट दो ताकि मैं इस्तीफा दे सकता हूं? अब कोई सर ना कोई पैर उनका सियासत का, उनका सियासी स्ट्रैटेजी का, और उसका नुकसान पूरा का पूरा पाकिस्तानी कौम को, कमजोर अपोजिशन का नुकसान, ये कंफ्यूजन जो नून लीग में रहता है, ये जो जॉक्सटेपोजिशन और ऑक्सीमोरॉन का जो स्किज़ोफ्रेनिक स्टांसेस वो लेते हैं, एक दिन ये 5 साल खत्म करेगा, दूसरा दिन वो एक दिन और नहीं रहेगा। इस तरीके से सियासत तो नहीं चल सकता है। हम समझते हैं कि बहुत जरूरी है कि सारे सियासी जमातें, खास तौर पे वो जो अपोजिशन में हैं, वो ऑपोजिशन का जिम्मेदारी होता है हुकूमत का मुखालफत करना, हुकूमत को बेनकाब करना, और इंशाअल्लाह ताला वही हमारा फोकस रहेगा, वही हमारा जोर रहेगा। इस इलेक्शन में अगर नून लीग जीत जाता तो मैं खुद शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद दे देता। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीक़ेकार से मुस्लिम लीग का इनके हार का, इनका लूजिंग स्पिरिट का जिस तरीके से they have reacted to this loss, it's highly unfortunate, highly immature, and इसका नुकसान तो उनका ही होगा, किसी और का नहीं होगा।
यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। एक बार फिर बात करते हैं कराची इलेक्शन के ऊपर और वज़ीर के मामले ख़ुसूसी अली नवाज अवान गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत के सब लोग अपनी अपनी जगह इलेक्शन की में जो शिकस्त है उसके असबाब बता रहे हैं। तो अली नवाज अवान शिकस्त का सबब क्या बताते हैं वो भी देखते हैं। मेमन साहब ने कि आपका, मैं जरा ये ब्रेक से पहले जरा एक व्यू सारों का, आपका वोट बैंक एक्सपोज हुआ है, आपका इतना वोट था नहीं वहां पे जितना डर गया था। देखें, आपने इमरान इस्माइल साहब से बात की, बात है क्या, लेकिन तरीके इंसाफ का वोट निकलता कब है। हम हमेशा जब हम भी कंपेन करते थे, जब बल्दियाती इलेक्शन होते थे, जब असद भाई का भी इलेक्शन था, हम सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं कि मैक्सिमम वोट बैंक बाहर आए, मैक्सिमम लोग बाहर आए। जितना वोट बैंक बाहर आता है उतना तरीके इंसाफ का वोट बैंक बढ़ता है, लीड ज्यादा बढ़ती है, मतलब क्लोज मैच होता है। इस बार आप देख रहे हैं वोट जितना भी अभी जितना आपने 42 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट दिया है उसमें आप देखें वोट बैंक है क्या। और दूसरा, अगर आप कहेंगे पीडीएम क्या बयानिया जीत गया या सिंध गवर्नमेंट ने कोई बहुत हलचल मचा दी, बहुत अच्छा काम किया, नहीं। देखिए उन्होंने पूरी की पूरी जो कंपेन की है मिफ्ता ने, वो महंगाई। आप देखें मिफ्ता ने ये नहीं कहा कि मरियम का क्या बयानिया है, नवाज शरीफ का क्या बयानिया है, पीडीएम का क्या बयानिया है। जो इस पे इंपैक्ट कर रहा है इस इलेक्शन के रिजल्ट्स पे, जो अभी तक मुझे फील हो रहा है, एक कम टर्नआउट, बहुत ज्यादा कम टर्नआउट, और सेकंड महंगाई वाले एलिमेंट इधर हिट करेगा। सर देखें, हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ ये है कि कराची का इलेक्शन हारने की वजह महंगाई और टर्नआउट की कमी है। तो सवाल ये है कि कराची के अलावा पाकिस्तान के पिछले 10 बाई इलेक्शन आप देख लें, जहां जहां इलेक्शन हुए हैं वहां तो वोट बैंक का कोई इशू नहीं रहा, वहां तो टर्नआउट का कोई इशू नहीं रहा, बल्कि टर्नआउट तो आम इलेक्शन से भी बाज़ मकामात पे ज्यादा था। तो वहां पीटीआई क्यों हार गई है? तो इसका मतलब ये कि टर्नआउट वजह नहीं है। और जहां तक महंगाई का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर रखा है। मगर जो लोग सियासत की अबजद से वाकिफ हैं, यानी सियासत की अलग में जिन्हें आती है, जो सियासी लोग हैं, जो पोलिटिकल वर्कर हैं, उनको ये अच्छी तरह मालूम है कि जिसका जो वोट बैंक होता है वो अच्छे बुरे हालात में भी साथ नहीं छोड़ता। वोट बैंक सिर्फ महंगाई की वजह से या हुकूमत की खराब पॉलिसी की वजह से नहीं जाता। जब तक लोगों को ये यकीन नहीं हो जाता कि जिसके साथ वो खड़े हैं वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं, लोग साथ नहीं छोड़ते। इसलिए तो आज तक भुट्टो जिंदा है। अवाम अपनी वफादारी इस तरह नहीं बदलते जिस तरह सियासतदान झटपट बदल लेते हैं। लेकिन हुक्मरान जमात शिकस्त के जो असबाब बता रही है वो मेरे नजदीक असल असबाब नहीं है। बिल्ली को देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद करने से बला टल नहीं जाती। महंगाई तो अपनी जगह, बेरोजगारी, बदहाली, ज़राए आमदन में कमी और हर शोबा जिंदगी में तनज़ली, दर्जनों अवामल ऐसे हैं जिनसे अवाम मायूस हुए हैं। इदारों में रिफॉर्म और मईशत को चार चांद लगाने के ख्वाब दिखाकर इदारों को तबाही के दहाने पर खड़ा कर देना, और सबसे अहम बात यह कि अवाम से सच ना बोलना, अवाम से मुसलसल झूठ बोलना और शेख चिल्लियों की तरह लंबी लंबी छोड़ना, ये मेरे नज़दीक वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से अवाम का एतमाद ख़त्म हो रहा है। तो बशीर मेमन जो कि जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पर और प्राइम मिनिस्टर पर इल्ज़ामात लगाए थे कि वो उन्होंने जब वो DGFI थे तो उनसे कौन कौन सी अहम शख्सियात पर मुकदमात कायम करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा था, उसके बाद से अब ये बशीर मेमन वाला पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है और हुकूमत खुरे तलाश कर रही है और उनकी जो ज़ाती जो ज़िंदगी है उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। उनके बेटे की कॉयल मिल है या घी मिल है उसमें से बेज़ाब्तियाँ तलाश करने, तो कोशिश ये की जा रही है किसी तरह ये साबित कर दिया जाए कि जो बशीर मेमन है ये एक तो सियासी जमातों के साथ मिले हुए हैं और दूसरा ये कि इनकी जो कारोबार हैं वो नाजायज़ है या वो ऐसे पैसे से बनाए गए जिसके को पता नहीं है। कि फैमिली से ही कुछ अपडेट मैं आपको बताता चलूं। बशीर मेमन साहब की कोई ऑयल एंड घी मिल है, अल मुज्तबा ऑयल एंड घी मिल्स। वहाँ पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नीचे कहा जाता है, आती है।
उसने छापा मारा कि आपका लाइसेंस वगैरह रिन्यू होने वाला था, अभी तक आपने रिन्यू नहीं करवाया, अभी तक रिन्यू नहीं करवाया, उन्होंने छापा मारा। उसके ऊपर बशीर मेमन साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं सिंध हाई कोर्ट जाऊँगा, क्योंकि कुछ प्रोसेस है जो वो चलता है, उसके बाद ये रिन्यूअल होती है, मुझे उसकी डिटेल पता नहीं, मैं बता नहीं पाऊँगा आपको। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उस इलाके के अंदर जो उनकी ज़मीनें हैं, जो 1937 से वो कहते हैं कि उनके दादा के ज़माने की उनकी ज़मीनें, तो वहाँ पर भी पूछगिछ की जा रही है कि ये ज़मीन कब ली थी, बशीर मेमन के कब्ज़े में कब आई, इसके दादा ने कब ख़रीदी, जो टैक्स पे किया है इन्होंने कितना पे किया है, इनकी वाइफ ने कितना पे किया, रेवेन्यू वालों से उसकी तफसील हासिल की। तो मुझे वो उनकी फैमिली से एक साहब पूछ रहे थे कि ज़मीन का पूछा गया कि दादा ने ली थी, तो उन्होंने पूछा दादा ने कब ली थी, तो उन्होंने कहा क्या वो दादा के पास ले जाते हैं, तो उन्होंने कहा दादा कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कब्रिस्तान में। तो ये बहरहाल उन्होंने एक लाइटर वीन में मुझे तफसील बताई है, लेकिन रख रखाव के साथ चले, जो किसी ने वायलेशन की हो तो उसको उसकी सज़ा है, लेकिन विच हंटिंग कहीं नहीं होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं, शहरियार अफरीदी साहब हैं, जो पाकिस्तान में होता है, यानी यहाँ तो अगर किसी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाएं या किसी को आप कह के चोर है तो वो लठ लेके आपको चोर साबित करने पे तुल जाता है। तो इस वक्त यही कोशिश हो रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। तो मसला सिर्फ बशीर मेमन के इल्ज़ामात का नहीं है, इसमें जो जस्टिस काजी फाइज है वो बहुत बड़ा मसला है। तो हुकूमत को जो असल मसला है वो ये कि कहीं काजी फाइजिसा इनके स्टेटमेंट को बुनियाद बनाकर हुकूमत को कटहरे में खड़ा ना कर दें, इसीलिए अभी लड़ाई मैदान की बजाय बाहर लड़ी जा रही है। अब खास साहब ने साफियों से कहा कि उन्होंने बशीर मेमन को काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस बनाने के लिए नहीं कहा, तो ये बात तो खुद बशीर मेमन ने भी नहीं कही। उन्होंने कब कहा कि मुझे खास साहब ने बुला के ये कहा कि आप काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस बनाए। काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस बनाना बशीर मेमन का काम ही नहीं है। उन्हें तो ये कहा गया था कि आप FIR काटे और गिरफ्तार करें, तो यही बात उन्होंने कोर्ट की और वो कहते हैं मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता। लेकिन खास साहब ने कुछ साफियों को बुला के अल्फाज का हेर फेर करके उसका असर जाहिर करने की जो कोशिश की है वो साफ दिखाई दे रही है। तो लुबे लुबाब ये है कि बशीर मेमन साहब अब रडार में आ चुके हैं और जिन लोगों के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की वो खामोश बैठे हुए हैं। PMLN और जो क्लेम कर रहे हैं कि देखिए हम हमारे ऊपर जितने एलिगेशन थे वो साफ हो गए और हुकूमत की साजिश खुल के सामने आ गई, वो इस वक्त खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। और जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जिन्होंने करज दिखाई, वो अब हुकूमत के ज़ेर अताब नजर आते हैं। और PTI के रहनुमा उस्मान डार गुफ्तगू कर रहे हैं कराची में इलेक्शन के हवाले से कि PTI को बुरी तरीके से मार क्यों पड़ी, तो उनका जरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि हुकूमत क्या कहती है इस हवाले से। तो वो एक पैशन जो अवाम में या जो एक निकलते हैं वोट डालने के लिए, वो आज आपको कराची में वो नज़र भी नहीं आया। आपने देखा बहुत लो टर्नआउट रहा और अभी मैं जो देख रहा हूँ ARY पे शायद 6000 वोटों से मिफ्ता इस्माइल लीड कर रहे हैं। और अगर आपको ARY से वो भी खबर मिली होगी कि इस वक्त तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं 5वें 6ठे नंबर पे PTI आ रही है। जो भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे, देखें आपके वहां रिपोर्टर आपको भेज रहे होंगे जो ग्राउंड से वो डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन जो असल बात जिसको मैं समझता हूँ लम्हा फिक्री है हमारे लिए, जो सोचने की बात है, वो ये कि तकरीबन 36,000 के करीब शहबाज शरीफ साहब ने वोट लिया था, अकेले शहबाज शरीफ साहब ने, और 37,000 के करीब वाडा साहब का वोट था। और आज अगर मैं सब कैंडिडेट्स के वोट, फैसल वाडा का था 35,349 और 34,626 शहबाज शरीफ का, तो 700 वोटों का फर्क। अगर अभी तक जो नताइज आ रहे हैं, अभी तक अगर हम सब के इकट्ठे कर ले, और मुझे जैसे ये ट्रेंड लग रहा है आखिर में जाके शायद सारे मिलके भी 36,000 वोट ना हम आज देख रहे हो, लोग बाहर ही नहीं निकले कराची के। अब उसकी दो आप नतीजे निकाल सकते हैं, एक कि शायद अवाम का भी सिस्टम से एतबार ही उठ गया, वो सोचते हैं क्या बाहर निकलना है, क्या वोट डालना है, ये सारा किया सिस्टम चल तूने रहा के है। एतबार ही उठा दिया लोगों का। देखिए सवाल ये कि अगर सिस्टम से लोगों का एतमाद उठ गया है तो ये लोगों को बताने वाली बात नहीं बल्कि शर्म से डूब मरने वाली बात है। सिस्टम तो हुकूमत चला रही है। अब हुक्मरान जमात अगर ये कहे कि लोगों का सिस्टम से एतमाद उठ गया है और इसीलिए वो कराची के बाई इलेक्शन में लोग बाहर नहीं निकले, तो सवाल ये कि सिस्टम इस वक्त चला कौन रहा है? 2.5 साल से तो खान साहब हुक्मरान है और पूरा निज़ाम हुकूमत उनके मातहत है, उनकी जमात इस मुल्क का निज़ाम चला रही है। तो सिस्टम से लोगों का एतबार उठ जाना बुनियादी तौर पर हुकूमत की नाकामी है। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए, हुक्मरान जमात को सोचना चाहिए कि 2.5 साल में उनकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या रहा है। ये जो हम रोज शोर मचा रहे हैं और रोज हुकूमत की खामियां
और जो लो पूल्स हैं वो लोगों को बता रहे हैं, हुकूमत को बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये सही कर लें, ये गलत हो रहा है, ये सही कर लें, लेकिन उस पर कहा जाता है कि जी ये मुखालिफ सियासी जमातों से मिले हुए हैं। तो अगर 2.5 साल में लोग इंतखाबी अमल से बेरोजगार हो गए तो फिर जिम्मेदार कौन है? जिस सिस्टम को ठीक करने के दावे करके खान साहब आए थे उसको बेहतर करने की बजाय उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो किसी भी हुकूमत की इससे बेहतर इवेल्युएशन और क्या हो सकती है कि 2.5 साल की कारकर्दगी क्या है, 2.5 साल में उन्होंने क्या दिया अवाम को? तो 2.5 साल में यह दिया है कि अवाम इस पॉलिटिकल प्रोसेस से बेदार हो गए हैं और इस पर शर्मिंदा होने की बजाय डटाई से इसका इतराफ भी करें। तो सिस्टम पर अदम एतमाद का मतलब खान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद है। असूली तौर पर तो जो हुकूमत अवाम का एतमाद खो दे उसे खुद ही इक़्तिदार में आना छोड़ देना चाहिए और दोबारा तैयारी करके मैदान में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।